हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक यूडियोमेट्री। तो चलिए हेडिंग देते हैं। यूडियोमेट्री। चलिए हमने आइडियल गैस पढ़ लिया है और रियल गैस भी पढ़ लिया है, राइट। और हमने कुछ आइडियल गैस का इक्वेशन देखा था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। रियल गैस का भी इक्वेशन देखा, वैंडरवाल इक्वेशन, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एनआरटी। क्लियर है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि रियलिटी में देखा जाए तो कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है, सिंस रियलिटी में गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, मींस वो मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करेंगे और साथ में गैसेस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर के रेस्पेक्ट में जीरो नहीं होता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि गैस रियल होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में हमारे 11th 12th लेवल पे हम क्या मानते हैं, सिंस रियल गैस का इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और ये जो हमने वैंडरवाल इक्वेशन भी डिराइव किया है इसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, राइट। तो हम प्रॉब्लम को सिंपल रखने के लिए मान लेते हैं, जस्ट फिर से बोल रहा हूं, प्रॉब्लम को सिंपल रखने के लिए हम मान लेते हैं कि गैस आइडियल होता है। कुछ भी मेंशन नहीं है, आपको मानना है गैस आइडियल है, राइट। मीन्स हम आगे के भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, वहां भी अगर कोई लिखा है कि कोई गैस है, उसका प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आप वहां पे वैंडरवाल इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन ही यूज करेंगे, अनलेस स्टेटेड। मीन्स अगर लिखा है कि ये रियल गैस है फिर आपको यूज करना है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि गैस रियल है आइडियल है? तो नंबर वन पॉइंट, कुछ नहीं लिखा है तो आइडियल गैस है। अगर लिखा है कि गैस रियल है तभी मैं मानूंगा रियल गैस है, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, अगर आपको कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी, वैंडरवाल कांस्टेंट ए और बी दे दे, तब आपको मानना है कि रियल गैस है। तो रियल गैस है इसके लिए आपको दो चीज होगा। फर्स्ट थिंग, आइदर मेंशन होगा कि दिस इज रियल गैस। सेकेंड थिंग, स्मॉल ए स्मॉल बी का वैल्यू गिवन होगा। दोनों में से कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको मानना है आइडियल गैस। क्लियर है। तो चलिए अब हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूडियोमेट्रिक। यहाँ पे करते क्या है हम, यूडियोमेट्री टॉपिक में क्या करेंगे, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट। और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम गैस का मॉलिक्यूलर मास ये कुछ हम फाइंड करेंगे, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास एक यूडियोमेट्रिक ट्यूब होता है, इसको बोलते हैं यूडियोमेट्रिक ट्यूब। यूडियोमेट्रिक ट्यूब क्या होता है कि आप ऐसे माने कि एक सिंपल सा ऐसे ट्यूब होता है, राइट। और ये ग्रेजुएटेड होता है। ग्रेजुएटेड मीन्स इस पे मार्किंग होता है, राइट। और दोनों साइड प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। किसके इलेक्ट्रोड? प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं, जिससे आप चाहें तो स्पार्क दे सकते हैं। मतलब आप करंट पास करें तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट हो सकता है इस ट्यूब के अंदर। स्पार्क जनरेट होने से क्या होगा, रिएक्शंस होते हैं। मीन्स अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दे ए प्लस बी और इनके बीच में रिएक्शन अगर स्टार्ट करना है तो आपको इनिशियली स्पार्क देना पड़ता है। तो आप चाहें तो इलेक्ट्रिक स्पार्क दे सकते हैं, फिर ए एंड बी के बीच में रिएक्शन होगा, फिर हम लोग कुछ मेजरमेंट करेंगे। तो आपको अभी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये समझना है कि यूडियोमेट्रिक ट्यूब क्या होता है। तो सिंपल सा एक ट्यूब है जिसमें मार्किंग किया हुआ है और दोनों साइड पे क्या है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। क्लियर है। तो चलिए एक लाइन लिख लीजिए यूडियोमेट्रिक ट्यूब में। लिखिए कि ट्यूब या फिर यूडियोमेट्रिक ट्यूब में, ट्यूब या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ग्रेजुएटेड ट्यूब, मीन्स इसमें मार्किंग किया हुआ है कि ग्रेजुएटेड ट्यूब with platinum electrode, with platinum electrode। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करता है। तो आप ये भी लिख लें कि दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक स्पार्क, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो अगर चल आपको पता है कि यहाँ पे गैस को हमें बाय डिफॉल्ट आइडियल गैस मानना है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर आइडियल गैस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन यूज करने वाले हैं। और
इस एक्सपेरिमेंट में मैं मानूंगा टेम्परेचर कांस्टेंट है मान लीजिए, और अगर मैं मान लूं कि प्रेशर भी कांस्टेंट है लेट्स से, तो अगर आपको कभी भी दे दे कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हो कि मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सबको पता है। सेकेंड थिंग, अगर मैं बोल दूं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इस केस में क्या होगा? अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट है, फिर इस केस में मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मींस मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो सकता है, या फिर मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर भी हो सकता है। क्लियर है क्या? बस ध्यान रखें कि कांस्टेंट क्या है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मोल्स डबल होगा, मींस वॉल्यूम भी डबल होगा, राइट? तो जैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशन किया है, वैसा ही कैलकुलेशन कुछ हमें यहां भी करना है, राइट? जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे लेट्स से एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स से N2 गैस है प्लस 3H2 गैस, मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, ये फॉर्म हो रहा है 2NH3 गैस, राइट? चलिए मान लेते हैं कि 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करेगा, राइट? 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट होगा, या फिर अब बोल सकते हैं 1 ml से भी 3 ml रिएक्ट होगा। आपको पता है गैस, यहाँ पे हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, वॉल्यूम के टर्म में भी रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में इसका VML है और इसका 3VML है, 3 टाइम्स VML। स्टार्टिंग में NH3 नहीं रहेगा, ये 0 ml है। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 रहेगा, 0 ml। ये भी कितना रहेगा? 0। NH3 कितना बनेगा? तो NH3 विल बी 2 टाइम्स VML। क्लियर है? तो आप यहां से बोल सकते हो यार कि स्टार्टिंग में रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले एक कंटेनर में सिर्फ N2 और H2 था। मैं आपके पास एक यूडोमेट्रिक ट्यूब है, उस ट्यूब में नाइट्रोजन रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन VML और हाइड्रोजन 3VML। मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस V प्लस 3V कितना हो जाएगा? 4VML रहेगा स्टार्टिंग में। फाइनली रिएक्शन के बाद अगर आप देखेंगे N2 और H2 का 0 ml है, NH3 2VML है। तो पहले 4VML था, अभी 2VML हो गया। मींस पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अभी वॉल्यूम कम हुआ। इट मींस वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है? आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना होगा? तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। तो यहां से इनिशियल वॉल्यूम V प्लस 3V 4VML है और फाइनल वॉल्यूम इज 2VML। मीन्स कितने ml से कॉन्ट्रैक्शन हुआ? 2VML से कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो इस रिएक्शन में आप बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना है? तो 2VML है। ये तो गया चलिए फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से मेरे पास कोई रिएक्शन है H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये फॉर्म हो रहा है, चलिए मान लेते हैं 2HCl गैस। T इक्वल टू 0 पे चलिए मान लीजिए हाइड्रोजन VML है, क्लोरीन भी VML है, HCl स्टार्टिंग में नहीं रहेगा, 0 है। क्लियर है? अब यहां से जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हाइड्रोजन 0 ml, Cl2 भी 0 रहेगा, HCl कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2VML। 1 मोल से 2 मोल, तो VML से 2 टाइम्स VML। अब बता सकते हैं स्टार्टिंग में, रिएक्शन के स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था? V प्लस V 2 टाइम्स VML। फाइनली कितना है? 2 टाइम्स VML। मीन्स यहां से हम बोल सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम विल बी 2VML फाइनल 2VML इनिशियल। आप ऐसे बोल सकते हो, चलो मैं लिख देता हूं ये, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम।
कितना रहेगा 2v माइनस 2v, कितना हो जाएगा 0 ml, मीन्स कोई भी चेंज नहीं हुआ, जितना स्टार्टिंग में वॉल्यूम रहेगा फाइनली भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा। लेकिन चलिए अगर मैं थर्ड केस लूं, मान लीजिए PCl5 गैस है और ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 गैस में प्लस Cl2 गैस में, राइट। आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं, बैलेंस है, 1 मोल अगर ये रिएक्ट होगा तो ये 1 मोल फॉर्म होगा, ये भी Cl2 भी 1 मोल फॉर्म होगा। लेट्स से वॉल्यूम ऑफ PCl5 इज VmL, so at t equal to 0 volume of PCl3 will be 0 and volume of Cl2 will be 0, right। now यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा PCl5 0 ml रिमेनिंग होगा। अभी स्टार्टिंग में VmL था, PCl3 कितना ml फॉर्म होगा, ये VmL फॉर्म होगा और यहाँ पे Cl2 भी VmL फॉर्म होगा, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि स्टार्टिंग में गैस का वॉल्यूम VmL था, फाइनली गैस का वॉल्यूम V प्लस V 2 टाइम्स VmL हो गया। मीन्स इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अगर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा इट मीन्स अभी यहाँ पे एक्सपेंशन होगा। तो आप बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन इन वॉल्यूम विल बी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम इज 2v माइनस v, मीन्स कितना हो जाएगा VmL। तो किसी भी रिएक्शन में कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम या फिर एक्सपेंशन इन वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है, नोट कर ले आप। चलिए अपन ने अभी बहुत बेसिक सा चीज पढ़ा। अभी एक चीज ध्यान रखें, अभी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। कभी भी रिएक्शन हो रहा है, पहला पॉइंट आप याद रखें, चाहे तो नोट में लिख सकते हैं आप इन सब पॉइंट्स को। कोई भी रिएक्शन, जैसे कंटेनर में आपने कोई गैस मिक्स किया A प्लस बी मान लीजिए, तो A प्लस बी में रिएक्शन होगा, राइट। आपने इसमें N2 भी मिक्स कर दिया, कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस भी मिक्स कर दिया, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना कि N2 गैस ये अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव मीन्स ये रिएक्शन में यूजुअली पार्टिसिपेट नहीं करता है अनटिल स्पेसिफाइड, मीन्स जब तक आपको बोला ना जाए आपको ये मानना है कि N2 गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। याद आएगा पहला पॉइंट। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखे नोट में कि नाइट्रोजन गैस, याद रखेंगे ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन गैस N2 is considered as, nitrogen gas is considered as inert gas, is considered as inert gas, inert gas means जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, is considered as inert gas until not specified। जब तक आपको मेंशन ना हो तब तक आपको मानना है कि N2 इनर्ट गैस है, मींस इनर्ट गैस मींस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट ध्यान रखेंगे आप कि किसी भी रिएक्शन में गैस है और मान लीजिए किसी रिएक्शन में अगर सॉलिड और लिक्विड भी पार्टिसिपेट करते तो सॉलिड एंड लिक्विड का वॉल्यूम गैस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। आपको पता है कि अगर 1 मोल लिक्विड है, जैसे 1 मोल वाटर है, तो 1 मोल वाटर मीन्स 18 ग्राम वाटर, राइट। 18 ग्राम वाटर, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, मीन्स ये जस्ट 18 ml है। लेकिन अगर मैं 1 मोल H2O गैस ले लूं, वाटर वेपर ले लूं STP पे, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP पे 22 पॉइंट या 22,400 ml होता है। अब देख सकते हैं 1 मोल गैस का अगर H2O गैस है तो वॉल्यूम 22,400 ml है, लेकिन अगर 1 मोल H2O लिक्विड है तो वॉल्यूम 18 ml है। मीन्स लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है गैस के रिस्पेक्ट में, सॉलिड का वॉल्यूम तो और कम होता है।
इसलिए आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि कभी भी रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड फॉर्म होगा, इनका वॉल्यूम नेग्लेक्ट करेंगे। इट मीन्स इनका वॉल्यूम हम लोग क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज नेग्लिजिबल। Volume of liquid and solid is negligible with respect to gas. हो गया। पॉइंट नंबर 3, कभी भी रिएक्शन में अगर वाटर फॉर्म हो, याद रखिए H2O फॉर्म हो, तो यार ये H2O लिक्विड है या गैस है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। किसी भी रिएक्शन में मान लीजिए कोई रिएक्शन है और आपको बोले कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए सिंपल HCl plus NaOH NaCl plus H2O या तो कुछ ऐसे रिएक्शन देते और आपको पूछे कि यार H2O यहाँ पे लिक्विड है या फिर गैस है, तो याद रखिए आप कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ज्यादा है तब तो ये गैस होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, तब तो ये लिक्विड रहेगा। लेकिन 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 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हम रिएक्शन करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे करते हैं। मतलब जब आप रिएक्शन करते हैं लैब में तो ऐसा तो होता नहीं यार कि 100 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस होता है और आप उसमें रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप नॉर्मल जब भी लैब में रिएक्शन करते हैं तो हम ये मानते हैं रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे H2O को लिक्विड माने या गैस माने, क्या मानेंगे, लिक्विड मानेंगे। तो इसीलिए एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, कभी भी H2O फॉर्म होगा, कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर H2O फॉर्म होगा तो आपको बाय डिफॉल्ट इसे लिक्विड मानना है। क्या मानना है, H2O को लिक्विड मानना है। क्यों मानते हैं, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, बिकॉज रिएक्शन जब भी हम करते हैं रिएक्शन ऑलवेज रूम टेम्परेचर पे करते हैं और रूम टेम्परेचर पे H2O फॉर्म होगा तो ये लिक्विड होगा। क्लियर है। तो चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए कि थर्ड पॉइंट H2O formed H2O formed is considered as liquid. H2O formed is considered as liquid because at room temperature because at room temperature because at room temperature H2O H2O exists in liquid state. Because at room temperature H2O exists in liquid state. हो गया। फिर एक चीज और ध्यान रखेंगे, हाँ फिर से, लेकिन अगर आपको मेंशन हो टेम्परेचर लेट्स से 200 डिग्री सेल्सियस है, ये थर्ड पॉइंट में कैसे ध्यान रखें कि अगर आपको दे दे कि टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है, अब H2O क्या फॉर्म होगा। बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं लिखा है तब तो H2O आपको लिक्विड लेना है, लेकिन अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है फिर क्या लिखेंगे आप, तो H2O उस केस में गैस होगा। आई होप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 4, कभी भी रिएक्शन में अगर कोई गैस फॉर्म हो रहा है, जैसे H2O वेपर था, राइट, तो हमने H2O को माना कि वेपर है या फिर गैस है, सॉरी लिक्विड है, तो हमने इसको लिक्विड मान लिया, राइट। इसको छोड़ के कोई भी गैस अगर है तो उसे आपको गैसियस फेज नहीं मानना है और कुछ भी लिक्विड नहीं हो सकता। जैसे कोई भी गैस गैस फेज में ही रहेगा, वो लिक्विड फेज में नहीं रहेगा। इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि CO2 है, CO2 गैस भी होता है और CO2 लिक्विड भी पॉसिबल है। ठीक, जब आप टेम्परेचर बहुत ही कम कर रहे हैं तो लिक्विड पॉसिबल होता है, लेकिन CO2 बाई डिफॉल्ट हमें क्या माननी है, गैस माननी है। एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
है, गैस भी हो जाएगा। आपको क्या मानना है, H2 गैस मानना है, ठीक। वाटर के केस में बस कंफ्यूजन होता है हमें, तो ध्यान रखें बाई डिफॉल्ट वाटर के केस में हमें लिक्विड मानना है। अगर 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 टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 मेंशन होगा तभी आप क्या मानेंगे, H2O को यहाँ पर मानेंगे। याद रहेगा? फिर आपको इतने सारे पॉइंट्स याद हैं, मुझे बात है सिंपल सा एग्जांपल क्या है, सिंपल सा एग्जांपल है और जैसे CHHY, ये भी चलो इसके भी एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, CH4 में बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। CH4 प्लस O2 कम्बशन रिएक्शन है, कम्बशन आप कर सकते हैं। CH4 का अगर कम्बशन करोगे तो क्या बनेगा, CH4 में कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन कम्बशन के बाद CO2 फॉर्म करता है, हाइड्रोजन कम्बशन के बाद H2O फॉर्म करता है। CH4 गैस है, O2 भी गैस है, CO2 भी गैस है, H2O के बारे में क्या लिखी, मैंने बोला है बाई डिफॉल्ट H2O को हम क्या मानेंगे, लिक्विड मानेंगे, राइट। बैलेंस करते हैं लिखिए, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, राइट साइड में ऑक्सीजन 2 + 2 4, क्लियर है। तो ध्यान रखिए कि ये O2 एक्सेस में है, आपको दिया ये एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में। मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम V1 ml है और इसका वॉल्यूम V2 ml है। आपको पता है एक्सेस अमाउंट में कौन है, O2, तो लिमिटिंग अमाउंट में कौन सा होगा, CH4, क्लियर है। तो कौन पहले देखते हैं, CH4 का वॉल्यूम हो गया 0 ml। अब देखो 1 ml से 2 ml रिएक्ट करेगा, तो V1 ml से ये कितना ml रिएक्ट करेगा, 2 टाइम्स V1 ml। अब इसमें V1 ml से O2 2 टाइम्स V1 ml रिएक्ट करेगा और था ये V2 ml, तो V2 ml में से 2 टाइम्स V1 ml रिएक्ट कर गया, तो आप बता सकते हैं कितने रिएक्शन होगा, V2 माइनस 2 टाइम्स V1 ml। अब देखिए 1 मोल से ये 1 मोल फॉर्म होगा, तो V1 ml ये कितना ml फॉर्म होगा, V1 ml। H2 का वॉल्यूम 0 मानेंगे, V1 ml से ये नहीं बोलेंगे कि 2 V1 ml फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ये लिक्विड है, गैस और गैस में ही आप वॉल्यूम से रिएक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन लेते कि कॉन्ट्रैक्शन में वॉल्यूम कितना हुआ, अब बता सकते हो कि स्टार्टिंग में रिएक्शन के स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था, V1 प्लस V2, रिएक्शन के बाद वॉल्यूम कितना है, V2 माइनस 2 V1 प्लस V1। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम बता सकते हो एक्सप्रेशन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम विल बी स्टार्टिंग में V1 प्लस V2 था माइनस फाइनल कितना है, फाइनल इज V2 माइनस 2V1 प्लस V1, ये फाइनल है। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, V1 प्लस V2 माइनस V2 प्लस 2V1 माइनस V1, कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स V1 ml का कॉन्ट्रैक्शन है, क्लियर है। फिर अब फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया, फिर सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। CHHY गैस है प्लस O2 गैस, कम्बशन होगा, बता सकते हो क्या फॉर्म होगा, CO2 प्लस H2, ये फॉर्म हो जाएगा CO2 गैस प्लस H2, याद रखें बाई डिफॉल्ट लिक्विड होगा, कार्बन के X एटम है तो यहाँ पे X टाइम्स CO2, हाइड्रोजन के Y एटम है तो यहाँ पे Y/2 टाइम्स H2O। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 2x प्लस Y/2 एटम है, 2x ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम है, यहाँ पे Y/2 है, तो 2x प्लस Y/2 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता, किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2x प्लस Y/2 को 2 से डिवाइड करो, रिएक्शन बैलेंस करना सिखाया था, तो x प्लस Y/4 से मल्टीप्लाई करो। अब देख सकते हैं रिएक्शन दोनों साइड से बैलेंस है,
इसका वॉल्यूम V1 ml है और इसका वॉल्यूम V2 ml है। फिर से O2 एक्सेस में माइनस है, आपको ये नहीं अभी के लिए। तो ये तो पूरा रिएक्ट हो जाएगा, V1 रिएक्ट हो गया, 0 बचेगा। 1 ml से इसके 1 ml से इसका x प्लस वाई बाई 4 ml रिएक्ट होगा। 1 ml से x प्लस वाई बाई 4 ml, तो 1 ml से x प्लस वाई बाई 4 ml, तो V1 ml से कितना रिएक्ट होगा? V1 टाइम x प्लस वाई बाई 4 ml रिएक्ट होगा। हाँ, ये V2 ml में से इतना ml रिएक्ट हो गया, तो ये रिमेनिंग कितना होगा? V2 माइनस V1 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4, कितना रिमेनिंग होगा? 1 मोल से x मोल, 1 ml से x ml, तो V1 ml से कितना हो जाएगा? V1 टाइम्स x ml। x तो वो लिक्विड है, तो हमें इसका वॉल्यूम नेगेट करना है। क्लियर है क्या? अगर आपको ये समझ में आ गया, अब आप कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम का डायरेक्शन फाइंड करें। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था? V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2 स्टार्टिंग में फाइनल वॉल्यूम लिखा जाए, नीचे हो जाएगा V2 माइनस V1 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4 प्लस V1, ये हो गया। सॉल्व करके थोड़ा सा, तो V1 प्लस V2 ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस V2 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस V1 प्लस V1 वाई बाई 4 माइनस प्लस माइनस माइनस V1। कुछ सॉल्व करते हैं, कितनी है? V2 से V2, V1 से V1, ये हो जाएगा V1 टाइम्स 1 प्लस वाई बाई 4, कितना कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम होगा? ये हो गया जनरल फॉर्मूला, मतलब V1 प्लस इंटू 1 प्लस वाई बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अगर अपन नेक्स्ट ऐसी बात करें, अगर इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो, अगर ये V1 इंटू 1 प्लस वाई बाई 4, अगर मैं आपको नेक्स्ट ऐसे कोई एग्जाम्पल दे दूँ, मैं एक और एग्जाम्पल दूँ, आपको प्रैक्टिस करना है। CHHYOZ कोई गैस है, O2 के साथ रिएक्ट हुआ और ये बनाया CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। पहले तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस करो, और मैं बोल रहा हूँ ये V1 ml है और O2 इज V2 ml, and O2 is limiting reagent, CH by OZ is, sorry, O2 is excess reagent and CH by OZ is limiting reagent। अब कैसे सॉल्व करोगे? चलो बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड में कार्बन के x एटम है, तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के y एटम है, तो यहाँ से y बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट साइड लिखा जाए 2x प्लस वाई बाई 2 एटम है हाइड्रोजन के, 2x प्लस वाई बाई 2 एटम है ऑक्सीजन के, राइट? क्या किया जाए यार? अगर मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दूँ, x प्लस वाई बाई 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो लेफ्ट साइड में x 2x प्लस वाई बाई 2 एटम हो गए, यहाँ पे प्लस वाई बाई 2, यहाँ पे z एटम एक्स्ट्रा है। क्या करना चाहिए? x प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये होना चाहिए x प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 4, ये होना चाहिए। अब आप देखिए ये ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस है नहीं है, राइट साइड में ऑक्सीजन, ये सब हटाओ, राइट साइड में ऑक्सीजन 2x प्लस वाई बाई 2 है, 2x प्लस वाई बाई 2 है, इसमें ऑक्सीजन राइट साइड में है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे जेड ऑक्सीजन, जेड प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2x प्लस वाई बाई 2 माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल, प्लस वाई बाई 2, यहाँ पे प्लस वाई बाई 2, रिएक्शन बैलेंस है। इसके आगे की स्टोरी तो आपको आती है। CH by OZ अगर लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये V1 ml रिएक्ट हो जाएगा, बचेगा 0। 1 ml से x प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2 ml,
तो V1 ml से ये हो जाएगा V1 इंटू एक्स प्लस वाई बाई फोर माइनस जेड बाई टू। ये हो जाएगा V2 माइनस V1 टाइम्स एक्स प्लस वाई बाई फोर माइनस जेड बाई टू। वन एम एल से एक्स तो V1 ml से एक्स टाइम्स V1 ml H2O का तो वॉल्यूम 0 होगा। फिर से आपको कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम का एक्सप्रेशन चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम V1 प्लस V2 है तो V1 प्लस V2 माइनस फाइनल वॉल्यूम देखा जाए तो दिस प्लस दिस, तो दिस विल बी V2 माइनस V1। इसको तो मैं मल्टीप्लाई करके लिखे तो यार माइनस V1x माइनस V1 y बाई फोर प्लस V1 z बाई टू प्लस V1x। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, V1x वैसे ही कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा V1 V2 भी कैंसिल प्लस माइनस डायरेक्ट में लिख रहा हूँ V1 प्लस V1 y बाई फोर माइनस V1 z बाई टू। तो इतना कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम है। मीन्स कोई भी रिएक्शन दे रही है, कंबशन रिएक्शन भी है तो एटलीस्ट आप एक चीज को समझो यार, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं आप बता सकते हैं। राइट, नोट कर लीजिए। इसे ध्यान रखें, अब ये तो आप कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, लेकिन जब रिएक्शन हो रहा है ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, राइट, और इसमें कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट होते हैं कि अगर आप इस रिएजेंट को ऐड करोगे तो इस रिएजेंट का प्रॉपर्टी होता है कि ये इसमें से किसी एक गैस को एब्जॉर्ब कर देगा। नहीं समझा? जैसे मान लीजिए कि कंटेनर में वाटर है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए एक रिएजेंट है, बोलते हैं कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट रिएक्शन में ऐड करोगे तो कॉपर सल्फेट का कुछ ऐसे काम है, कॉपर सल्फेट का प्रॉपर्टी होता है कि ये H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब पूरे H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे मैं कुछ लिस्ट दे रहा हूँ कि कौन कौन से रिएजेंट हैं जो पर्टिकुलर गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, ये तो आप ध्यान रखें। राइट, तो कॉलम बनाया था यहाँ पे, गैसेस एब्जॉर्ब एंड यहाँ पे सब्सटेंस एडेड। CO2 या SO2 या फिर CO2 को आपको एब्जॉर्ब करना है तो कोई भी अल्केलाइन सॉल्यूशन में जैसे NaOH और KOH, नहीं पता होता है कि अगर कहीं भी CO2 एब्जॉर्ब हुआ, सॉरी CO2 रिलीज हुआ, अगर आपको CO2 को एब्जॉर्ब करना है तो बस NaOH से KOH ऐड कर रहे हैं, ये KOH क्या करेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट यहाँ पे CO गैस, CO गैस को अगर एब्जॉर्ब करें तो आपको ऐड करना पड़ेगा अमोनिकल Cu2Cl2। नेक्स्ट इज O2, इसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा पायरोगैनोल सॉल्यूशन। कहीं भी रिएक्शन में पायरोगैनोल सॉल्यूशन अगर ऐड किया इसका मतलब ये O2 को एब्जॉर्ब करेगा। O3 को अगर एब्जॉर्ब करना है इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल का प्रॉपर्टी होता है ये O3 को एब्जॉर्ब कर लेता है, H2O को एब्जॉर्ब करने के लिए CuSO4 है और NH3 को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर है। अगर NH3 एब्जॉर्ब करना है तो आप वाटर ऐड कर दें, ये NH3 को एब्जॉर्ब कर देता है। ये थोड़ा आप याद रखें।
मतलब आपको ऐसी रहेगा प्रॉब्लम नहीं, जैसे एलिमेंट्स ऐड किया फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो ये एलिमेंट क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो भी CO2 रहेगा वो वहाँ से बाहर निकल गया, तो जितना भी CO2 का वॉल्यूम रहा होगा उससे वो तो बाहर निकल गया। एब्जॉर्ब करने का मतलब है ये गैसेस क्या होते हैं, सॉलिड फेज में या लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। CO2 COH के साथ रिएक्ट करके CO2 बना देता है। अपने को रिएक्शन से मतलब नहीं है, बस ये क्या होता है, मान लीजिए कि CO2 एब्जॉर्ब हो गया। अब ऐसा होगा कि कंटेनर में मान लीजिए कि 100 ml CO2 रहेगा, 100 ml CO2 था, आपने इसमें COH ऐड कर दिया, ये COH 100 ml CO2 को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा 100 ml से डिक्रीज हो जाएगा। थोड़ा सा अपनी टेबल 2-3 बार पढ़ें, आपको लर्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझे, सिंपल से मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आपके पास मान लीजिए कि फर्स्ट एग्जाम्पल एक कंटेनर है और ये इसमें 50 ml CO प्लस CO2 है। CO गैस और CO2 गैस दोनों का वॉल्यूम 50 ml है। जैसे ही आपने KOH के थ्रू पास किया, KOH के थ्रू पास किया, आपने देखा कि अब जो फाइनल वॉल्यूम है ये सिर्फ 30 ml है। सिंपल से एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल है। आपके पास 50 ml CO और CO2 गैस है, मुझे नहीं पता कि 50 ml में CO का वॉल्यूम कितना है, CO2 का वॉल्यूम कितना है। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है कि मैंने जैसे ही गैस को KOH के थ्रू पास किया तो देखा फाइनल वॉल्यूम 30 ml हो गया, 20 ml गायब हो गया। अब बताइए KOH किसको एब्जॉर्ब किया होगा, तो KOH आपको पता है KOH CO एंड CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, ये KOH जितना भी CO2 होगा सबको एब्जॉर्ब कर लिया होगा। रिमेनिंग जो 30 ml है सिर्फ और सिर्फ क्या रहा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रहा होगा। इट मीन 50 ml में 30 ml कार्बन मोनोऑक्साइड है और 20 ml क्या होगा, CO2 गैस होगा। तो आप इस एक्सपेरिमेंट से, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आप इस एक्सपेरिमेंट से बता सकते हो कि मिक्सचर में CO कितना है और CO2 कितना है। क्लियर है क्या? एक सिंपल एग्जांपल और लेता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 100 ml O2 एंड O3 है, ऑक्सीजन एंड ओजोन का मिक्सचर है, टोटल वॉल्यूम 100 ml है। अरे मान लीजिए कि आपके पास 100 ml O2 एंड O3 है। आपने जैसे ही इस मिक्सचर को जैसे टर्पेंटाइन ऑयल से पास किया, आपको ऐसा दिया है कि टर्पेंटाइन ऑयल से पास किया, तो फाइनली मिक्सचर का वॉल्यूम 70 ml बचा। अब आपको बताना है O2 कितना है और O3 कितना है, दिमाग लगाएं। टर्पेंटाइन ऑयल किसको एब्जॉर्ब करेगा, O3 को। मैंने जितना भी O3 रहा होगा सबको टर्पेंटाइन ऑयल ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। मेन O2 पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाया होगा, O2 यहाँ पे 70 ml है, मैं ऐसा बोल सकते हो कि 70 ml O2 है एंड 30 ml O3 है। क्लियर है क्या? फिर थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में 10 ml CO is carbon monoxide is mixed with 10 ml O2 to form CO2. Find contraction in volume. बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, स्टार्टर है एकदम। 10 ml of CO gas is mixed with 10 ml of O2 gas to form CO2. Find contraction in volume. ट्राई करें जरा।
तो सबसे पहले अगर अपन देखा जाए रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा CO गैस प्लस O2 गैस, तो नीचे क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CO2 गैस, राइट। बैलेंस कर लेते हैं, तब तो CO प्लस आप O2 लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं 2CO प्लस O2 विल बी 2 रिएक्शन बैलेंस है, ये 10 ml है और ये भी 10 ml है। तो अगर ये 10 ml रिएक्ट हुआ, देखो ये 1 ml रिएक्ट हुआ तो ये हाफ ml रिएक्ट होगा, तो अगर ये 10 ml रिएक्ट हो जाएगा तब तक 5 ml रिएक्ट होगा, या फिर आप लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट यूज करें। लिमिटिंग रीजन दोनों दिया है, लिमिटिंग रीजन कैसे फाइंड करते हैं, मोल बाई कोएफिशिएंट, याद है आप चाहो तो ये वॉल्यूम बाई कोएफिशिएंट भी कर सकते हो अगर ये दोनों गैसेस हैं, तो 10/1 10/2, 10/2 कितना होता है 20 होगा, इसलिए 10/1 मोल बाई कोएफिशिएंट, इसलिए 10/2 20, इसका वैल्यू तो नहीं पता, ये लिमिटिंग रीजन क्या है, लिमिटिंग रीजन क्या है, 10 का 10 रिएक्ट हो जाएगा, 0 बचेगा, ये सिर्फ 5 रिएक्ट होगा, 5 ml बचेगा, 10 ml से ये कितना ml 10 ml, तो टोटल इनिशियल वॉल्यूम 10 प्लस 10 20 है, फाइनल वॉल्यूम 15 है, तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम विल बी 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5 ml, क्लियर है क्या, सिंपल सी प्रॉब्लम है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम, देखिए 10 ml of gaseous hydrocarbon, 10 ml of gaseous hydrocarbon, 10 ml of gaseous hydrocarbon on complete combustion with 10 ml of 10 ml of gaseous hydrocarbon on complete combustion, combustion लोग समझते हो burning, on complete combustion with oxygen, on complete combustion with oxygen required 40 ml of O2, requires 40 ml of O2 and produces, requires 40 ml of O2 and produces 30 ml of CO2 and produces 30 ml of CO2 carbon dioxide. Find molecular formula of hydrocarbon. Find molecular formula of hydrocarbon. Find molecular formula of hydrocarbon. तो देखो अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट हिंट ये अपनी हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन होगा और कार्बन, अब मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला लिखते कुछ ऐसा CHHY है, कार्बन का X नंबर है, हाइड्रोजन का Y एटम है, मुझे XY नहीं पता, मैंने कंबशन किया, कंबशन मीन्स O2 के साथ रिएक्शन, ये फॉर्म हो जाएगा CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, बैलेंस करेगा, यहाँ पे X एटम है कार्बन से, तो यहाँ पे X होने चाहिए, हाइड्रोजन के Y है तो ये हो जाएगा Y/2, ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2X प्लस Y/2, यहाँ पे होना चाहिए X प्लस Y/4, बैलेंस है। अब मुझे बोला 10 ml है, राइट, तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 ml है, राइट, तो 1 ml से कितना रिएक्ट होना चाहिए, 1 ml से X प्लस Y/4 रिएक्ट होना चाहिए, तो ये 10 ml से कितना रिएक्ट होना चाहिए 10 टाइम्स X प्लस Y/4 रिएक्ट होना चाहिए, सिंपल है। प्रॉब्लम में दिया कि 10 ml of gaseous hydrocarbon requires 40 ml of O2, तो मुझे पता है कि अगर 10 ml है तो 10 टाइम्स X प्लस Y/4 रिएक्ट होना चाहिए, अगर 1 ml गैसेस हाइड्रोकार्बन है तो X ml CO2 फॉर्म होना चाहिए, तो 10 ml से
कितना ml फॉर्म होना चाहिए, ये 10 टाइम्स एक ml फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर CO2 का वॉल्यूम दिया है 30 ml, इट मीन 10 टाइम्स x इक्वल्स टू 30, यहाँ से x इक्वल्स टू 30/10 3 हो गया। सेकेंड पॉइंट, O2 का वॉल्यूम 40 दिया है और आना चाहिए था 10 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4, मीन 10 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 40। x का वैल्यू 3 पुट कर दो तो 10 टाइम्स 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 40, तो 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 4, यहाँ से y बाई 4 इज 1, y इज 4, दिस x 3 है, y 4 है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H4, ये हाइड्रोकार्बन है। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, फिफ्थ प्रॉब्लम लिखिए 10 लीटर मिक्सचर of C2H6 and C3H8, 10 liter mixture of C2H6 and C3H8 on combustion produces 24 liters CO2. On combustion produces 24 liters CO2. 10 liter mixture of C2H6 and C3H8 on combustion produces 24 liters CO2. Find volume of C2H6. Find volume of C2H6. टेन लीटर मिक्सचर है C2H6 और C3H8 का, आपको सिर्फ C2H6 का वॉल्यूम फाइंड करना है। ट्राई करें ये प्रॉब्लम। चलिए आप चाहें तो ट्राई करें, वीडियो पॉज कर लें। चलिए जो सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए आपका मेथड डिफरेंट हो सकता है। मैं कैसे सॉल्व करूँ, C2H6 है, इसका कम्बशन किया O2 के साथ, तो ये बनेगा 2 टाइम्स CO2 प्लस 3 टाइम्स H2, राइट। बैलेंस करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7/2 O2। फिर अगर C3H8 का कम्बशन करें, C3H8 plus O2 will produce 3 times CO2 plus 4 times H2, 6 plus 4 10 5 O2 हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि 10 लीटर में V लीटर C2H6 है, तो 10 माइनस V लीटर C2H8 होगा, तो 1 लीटर तो ये 2 लीटर बनेगा, तो V लीटर से कितना बनना चाहिए 2 टाइम्स V लीटर, 1 लीटर से 3 लीटर, तो 10 माइनस 3 लीटर से 3 टाइम्स 10 माइनस V लीटर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी 2V प्लस 30 माइनस 3V। आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 24 दिया है, तो ये होना चाहिए 24 के इक्वल, मीन्स
24 should be equal to 2 minus 3 is minus 3 plus 30. So V equals to 30 minus 24 कितना 6 लीटर मेरी 6 इंटू 6 का वॉल्यूम कितना है 6 लीटर होगा क्लियर है क्या नोट कर लें इसलिए हमने कुछ छोटे बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम किए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 ये प्रॉब्लम है कि 20 ml sample of hydrocarbon 20 ml sample of hydrocarbon was exploded with 20 ml sample of hydrocarbon was exploded with excess amount of O2. 20 ml sample of hydrocarbon was exploded with excess amount of oxygen means O2 was exploded with excess amount of oxygen. हो गया आगे लिखिए कि after explosion there was volume contraction of after explosion there was volume contraction of 60 ml there was volume contraction of 60 ml हो गया आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद when resultant mixture was passed with purist solution when resultant mixture was passed with KOH potassium hydroxide when resultant mixture was passed with KOH further contraction of when resultant mixture was passed with KOH potassium hydroxide a further contraction of 80 ml a further contraction of 80 ml was observed मतलब आपने KOH के थ्रू पास किया तो आपने देखा कि 80 ml का फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है a further contraction of 80 ml was observed find molecular formula of hydrocarbon find molecular formula of hydrocarbon ये आप ट्राई करें चाहे तो वीडियो पॉज कर लें और खुद से अटेम्प्ट करें प्रॉब्लम तुमने कोई हाइड्रोकार्बन है ना तो मैं जेन्युइन फॉर्मूला लिख देता हूँ जैसे CHHY है और मैंने O2 के साथ रिएक्शन किया एक्सप्लोजन मतलब कंबशन ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O ये X टाइम्स CO2 हो जाएगा प्लस Y/2H2 ये हो जाएगा X प्लस Y/4 आपको पता ये भी गैस है CO2 भी गैस है H2 बाय डिफॉल्ट लिक्विड मानना है अब इसका वॉल्यूम 20 ml है ये गिवन है इसका वॉल्यूम ये एक्सेस अमाउंट में है मान लीजिए चलो 20 ml है और याद रखना ये एक्सेस है मतलब लिमिटिंग एजेंट कौन है ये तो 0 हो जाएगा यार 20 ml रीच हो गया अब 1 ml से X plus Y/4 20 से कितना रिएक्ट होगा 20 टाइम्स
x प्लस वाई बाई 4 रेट होगा। तो v ml से इतना रेट लेना मीन्स बचेगा कितना, तो v माइनस 20 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4 ml रिमेनिंग होगा। 20 ml से ये कितना फॉर्म होगा, 20 टाइम्स x, ये तो x वो लिक्विड है, जीरो मान लो इसका वॉल्यूम, राइट। आपको पहला डेटा ये है कि जब आपने एक्सप्लोजन किया, after reaction या after explosion there was contraction in volume of 60 ml, 60 ml से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब contraction in volume समझते होंगे, contraction in volume में initial volume minus final volume, initial volume कितना था 20 प्लस 3, ये इनिशियल था, राइट। फाइनल वॉल्यूम कितना है, O2 रिमेनिंग है और CO2 रिमेनिंग है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, ये हो जाएगा V माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 20x माइनस 5y प्लस 20x, दिस प्लस 20x कैंसिल, नीचे जाएगा 20 प्लस v माइनस v प्लस 5y, v और v कैंसिल, contraction volume given है 60 ml, so 60 equals to 20 plus 5y, 60 minus 20, 40 equals to 5y, so y will be 8 ml। सेकंड एक्सप्रेशन कहाँ से मिलेगा, अब क्या हुआ, आपके पास कंटेनर में O2 गैस है, CO2 है, H2O लिक्विड है, आपने इसको जब KOH के थ्रू पास किया, आपने देखा कि 80 ml से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। आपको पता है KOH किसको एब्जॉर्ब करेगा, KOH वो टेबल लेके KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो उसने एब्जॉर्ब किसको किया होगा, CO2 को, मींस CO2 का जो भी वॉल्यूम है इसके कारण कंट्रैक्शन आया होगा, इट मींस 20 टाइम्स x इक्वल्स टू 80। जैसे ही आपने KOH पास किया तो 80 ml से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वो वॉल्यूम किसका था, CO2 का था, तो 20x इक्वल्स टू 80 मींस x इक्वल्स टू 4, मींस फॉर्मूला क्या हो गया, C4H8। क्लियर है क्या, नोट कर ले। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम 7, the next problem is लिखिए 30 ml of, next problem 30 ml of gaseous hydrocarbon, 30 ml of gaseous hydrocarbon is reacted with 30 ml of gaseous hydrocarbon is reacted with 200 ml of O2, 30 ml of gaseous hydrocarbon is reacted with 200 ml of O2, 200 ml of O2. The volume contraction is 45 ml. The volume contraction is 45 ml. आगे लिखिए कि on further treatment with alkaline pyrogalol, on further treatment with alkaline pyrogalol, there is contraction of 95 ml. There is contraction of 95 ml. Find molecular formula of hydrocarbon. Find molecular formula of hydrocarbon. अल्कलाइन पायरोगैलोन क्या करता है आपको पता है, ये O2 को एब्जॉर्ब करेगा।
चलिए फिर अब चाहे तो वीडियो पॉज कर लें, फिर सॉल्यूशन देखें आप। फिर से हाइड्रोकार्बन है तो आप क्या मान लेंगे यार, CHHY है, CHHY गैस प्लस x प्लस वाई बाई 4 टाइम्स O2। आपको तो एक्सप्रेशन भी याद हो गया होगा, गैस है ये बनेगा x टाइम्स CO2 गैस प्लस वाई बाई 2 H2 लिक्विड। ये बनेगा, इसका वॉल्यूम दिया है 30 ml, राइट, और इसका वॉल्यूम दिया है 200 ml। लेकिन आपको रिएक्शन के बाद भी जब अल्कलाइन पाइरोलैनोल डाला तो 95 ml का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। इसका मतलब रिएक्शन के बाद भी O2 रिमेनिंग है, इट मींस O2 एक्सेस है, यही लिमिटिंग है। तो 30 से तो कितना हो जाएगा, 30 रिएक्ट हो जाएगा, 0 बचेगा। 30 से ये कितना रिएक्ट होगा, 1 से x प्लस वाई बाई 4, 30 से 30 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4, तो रिमेनिंग कितना होगा, 200 माइनस 30 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4, कितना रिमेनिंग होगा 1 ml से x ml। तो 30 से कितना बनना चाहिए, 30 टाइम्स x ml, H2O तो 0 मान लो, लिक्विड है। पहला डेटा आप देखो, कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम 45 ml। तो चलिए कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, इनिशियल वॉल्यूम 30 प्लस 200, 230 है, फाइनल वॉल्यूम दिस प्लस दिस 200, एक्सपेंड कर दो इसको, माइनस 38 प्लस 30, सॉरी ये माइनस रहेगा, 30 वाई बाई 4 प्लस 38, 38 कैंसिल, ये हो जाएगा 230 माइनस 200, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस 30 वाई बाई 4, एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन इज 45 ml। यहाँ से 30 हो जाएगा, इधर आया 15 इक्वल टू 30 वाई बाई 4, तो y इक्वल टू 2 हो गया, क्लियर। सेकेंड चीज यहाँ पे यार कि अल्कलाइन पाइरोगैलोल डाला तो अभी 95 ml का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फाइनली O2 कितना रिमेनिंग है कि 95 ml रिमेनिंग है। इसका मतलब है कि सेकेंड एक्सप्रेशन 200 माइनस 30 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 95, राइट, इधर आया तो 105 इक्वल टू 30 टाइम्स x प्लस y का वैल्यू 2 पुट कर दो, 1/2, तो कितना हो जाएगा 30x प्लस 15 इक्वल टू 105, इधर लाओ 30x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 3, फॉर्मूला इज C3H2, क्लियर है क्या, नोट कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि 40 ml 40 ml mixture of H2O vapor मतलब H2O gas, CH4 and N2, 40 ml mixture of H2O gas, CH4 and N2 was reacted with, and N2 was reacted with 10 ml of O2, H2O vapor है, sorry H2 gas, H2 gas, sorry 40 ml mixture of H2 gas, CH4 and N2 was reacted with 10 ml of O2, oxygen gas. After reaction and on cooling, आपने reaction कर लिया और cool कर लिया, after reaction
and on cooling and on cooling the gases and on cooling the gases जो रिएक्शन कर लिया और गैसेज को कूल भी कर लिया। कूल करने का मतलब मान लीजिए जो H2O वैपर बना होगा लिक्विड, तो वो कूल करने के बाद कितना आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। एंड ऑन कूलिंग द गैसेज it occupied 36.5 ml, and on cooling the gases it occupied 36.5 ml. After treatment with KOH, potassium hydroxide, after treatment with potassium hydroxide, KOH, potassium hydroxide means KOH, potassium hydroxide, after treatment with KOH, volume reduced by 3 ml. Volume is reduced by 3 ml, and again on treatment with pyrogalol, and again on treatment with pyrogalol, volume decreases by 1.5 ml, and again on treatment with pyrogalol, volume decreases by 1.5 ml. Find कंपोजिशन ऑफ गैसेज। आपको इन गैसेज का कंपोजिशन बताना है। कंपोजिशन है 40 ml में कितना ml H2 है, कितना ml CH4 है, कितना ml N2 है। फाइंड कंपोजिशन ऑफ गैसेज। दिमाग लगाए, अच्छा प्रॉब्लम है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2 गैस प्लस O2 गैस, ये मिलके क्या बनाएगा, H2O लिक्विड, राइट, H2 प्लस हाफ O2 मिलके H2 लिक्विड बनाएगा। CH4 गैस, ये CH4 गैस है, ये CH4 गैस O2 गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। कौन कर दिया तो लिक्विड बन गया। तो N2 प्लस O2, मैंने क्या बोला आपको, N2 गैस को जब भी मेंशन क्वेश्चन ना हो तब तक ये रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम लिखवाया था कि N2 इज इनॉल्ट गैस, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करेगा। चलिए मान लेते हैं कि 40 ml में एक ml जैसे हाइड्रोजन है, y ml CH4 है और z ml N2 है, राइट। तो x ml से कितना रिएक्ट हुआ होगा, 1 से 1/2, तो x से x/2 ml, x को तो लिक्विड है तब 1 से कितना, ये 2y ml रिएक्ट हुआ होगा। CO2 कितना बना होगा, y ml, x को तो लिक्विड है हटाओ। ये इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस y प्लस z, ये कितना है 40 ml। टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम 40 है। आपने रिएक्शन किया, कूल करने के बाद 36.4 ml, एक बार मुझे देखने दो कितना रेट है। आफ्टर रिएक्शन एंड ऑन कूलिंग द गैसेज इट ऑक्यूपाइज 36.5 ml, ठीक है। आफ्टर ट्रीटमेंट विथ KOH के साथ ट्रीटमेंट किया तो 3 ml का रिडक्शन हुआ। KOH कितना एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ CO2 है, मींस CO2 का वॉल्यूम कितना फॉर्म हुआ है, 3 ml। हमको यहाँ से डायरेक्टली मिल गया y इक्वल टू 3, ये रहा। फिर एक हिंट और है आपको, जब आपने पाइरोगैनोल ऐड किया तो 1.5 ml फिर से डिक्रीज हुआ। इट मींस जो 10 ml O2 था, 10 में से x/2 यहाँ पे रिएक्ट हुआ, 2y यहाँ पे रिएक्ट हुआ,
रिएक्शन के बाद भी O2 कुछ रिमेनिंग है, कितना रिमेनिंग है 1.5, ये थोड़ा दिमाग लगा 10 ml में से 1.5 ml O2 रिएक्शन के बाद भी रिमेनिंग है। इसका मतलब है कि यहाँ पे O2 कितना रिएक्ट हुआ 10 माइनस 1.5 मीन्स 8.5 ml O2 रिएक्ट हुआ है, x/2 plus 2y, x/2 plus 2y will be equal to 8.5। ये इक्वेशन समझो आप, 10 ml O2 था, 10 ml में से 1.5 ml अभी भी रिमेनिंग है। कैसे पता चला? बिकॉज मैंने लास्ट में जब पाई टू गैलोन डाला तो 1.5 ml से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स O2 1.5 ml था, तो रिएक्ट कितना हुआ जस्ट 8.5 ml, और रिएक्ट हो रहा है x/2 plus 2y, इट मीन्स x/2 plus 2y is 8.5। तो यहाँ से x/2 is 8.5 minus 2y means 2.5, x कितना हो जाएगा 5, x 5 हो गया, y 3 हो गया। और आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, x plus y plus z होती है, तो z equals to 40 minus 3 minus 5, 32 ml। सबका कंपोजिशन हो गया, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। तो दिमाग लगाना चाहिए कि H2 5 ml, CH4 3 ml into 32 ml, ये रह गया। ये था हमारा यूडियोमेट्री, राइट। इसलिए आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।